सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। हाँ, आप सभी का हिमालय एजू ऐप पे साथियों फिर से एक बार स्वागत है। राजस्थान का इतिहास जिसमें हम लोग एमसीक्यू लेके चल रहे हैं साथियों, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। बिल्कुल क्लास में आप सभी का स्वागत है। एक बार आप कमेंट कर दें कि आवाज वगैरह सब ओके है, उसके बाद साथियों हम लोग आगे बढ़े। बिल्कुल राम राम, सभी को राम राम। बिल्कुल बिल्कुल मांगेलाल जी, बिल्कुल बिल्कुल। अंकित, सभी को राम राम भाई, स्वागत आप सभी का। एक बार सभी अपने मित्रों को क्लास को जरूर शेयर करें, लाइक लुक हम अच्छा पढ़ा के करवा लेंगे आप लोगों से। बिल्कुल राम राम साहब। चले आगे। देखिए, हम लोग पहला क्वेश्चन हमारे पास ये राज का, पिछली परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे और कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, और साथ साथ ये भी देखते रहेंगे कि यहां कौन सा सवाल आप लोगों के बन सकता है, उसको लेके हम साथ में चलेंगे। मेवाड़ के निम्न शासकों का सही क्रमिक कालक्रम आप लोगों को बताना है। ये आप लोगों के ARO आप लोगों को जीके एग्जाम था, उसमें सवाल पूछा गया है। मैंने आपसे पहले भी कई बार चर्चा की आप लोगों से कि क्रम जरूर ध्यान रखें। आप लोग डिटेल में एग्जामिनर बाद में जाएगा और वे सीधा आप लोगों से क्रम लिखवा देता है, कौन सा राजा किसके बाद हुआ, आप लोगों को यहां चयन करना है साथियों। देखिए, आप अपना उत्तर दीजिए। यहां एक मैंने राजा लिखा है, उस राजा का नाम राणा हम्मीर है। राणा हम्मीर का जो शासनकाल है वो 1326 से लेकर 1364 तक है। आप अपना उत्तर दीजिए। इसके बाद इनका बेटा राणा खेता हुआ। राणा खेता का जो शासनकाल है वो 1364 से और 1382 है। इनका पुत्र राणा लाखा हुआ, और राणा लाखा का जो शासनकाल है वो 1382 से 1421 है। ठीक है। और लाखा का जो बेटा हुआ वो राणा मोकल हुआ, और राणा मोकल का जो शासनकाल है वो 1421 से लेके 1433 है। और आगे आप जानते हो इनका पुत्र हुआ वो राणा कुंभा हुआ मेरे साथियों, और राणा कुंभा का शासनकाल रहा है वह 1433 से 1468 रहा है। और कुंभा के दो पुत्र राजा बनेंगे, एक अपने पिता की हत्या करके राजा बनेगा, उसका नाम राणा उदा है। और राणा उदा का शासनकाल ध्यान रखें 1468 से 1473। ये ध्यान रखें राजा रहा है, ये भूल कर जाते साहब राजा नहीं रहा होगा, तो ये ध्यान में रखें आप लोग राजा रहा है। क्लियर। और हम लोग बात करें यहां उदा का भाई है रायमल। रायमल, और रायमल का शासनकाल रहा है वह 1473 से 1509 रहा है। तो इस तरीके से आप इनको ध्यान रखेंगे। और ये देखिए हम लोग क्या कहेंगे, हमीर है, हमीर के खेत में लाख है। हमीर के खेत में लाख है। हमीर के खेत में लाख है, मोकल ले गया कुंभा को दे गया। हमीर के खेत में लाख है, मोकल ले गया कुंभा को दे गया। हमीर के खेत में लाख है, मोकल ले गया कुंभा को दे गया। यानी हमीर का बेटा खेता, खेता का बेटा लाखा, लाखा का मोकल, मोकल का कुंभा। क्लियर। जरा देखते हैं हम लोग। ये क्षेत्र सिंह लिखा है ना, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, ये खेता भी लिख सकता है। खेता और क्षेत्र सिंह दोनों एक ही नाम है। तो हमीर, हमीर के बाद खेता यानी क्षेत्र सिंह, फिर लाखा और फिर मोकल। तो आप लोगों का उत्तर ए आ रहा है। बिल्कुल 1 नंबर उत्तर सही है। आप लोगों के आराम से पहचान जाएंगे। सर देखिए, बिल्कुल हमीर हुआ, हमीर का बेटा खेता हुआ, खेत के लाखा हुआ, और लाखा का मोकल हुआ। हमीर के खेत में लाख है, मोकल ले गया कुंभा को दे गया। याद रहेगा, हमीर के खेत में लाख है, मोकल ले गया कुंभा को दे गया। हमीर का बेटा खेता, खेता का लाखा, लाखा का मोकल, मोकल का कुंभा, कुंभा का बेटा उदा, उदा का भाई रायमल। तो हमारा उत्तर बनेगा 1 नंबर। ये जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। आगे बढ़े हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास ये रहा। प्रश्न इनसे बाहर नहीं जाएंगे, यही प्रश्न है जिन पे आप लोगों को ध्यान रखना है। जैत्र सिंह था, जैत्र सिंह था, ये आप लोगों के जीएन एग्जाम था, उसमें सवाल पूछा गया है। जालोर का शासक था, मेवाड़ का शासक था, रणथंबोर का शासक था, बूंदी का शासक था, ये आप लोगों को बताना है। देखिए, ये जैत्र सिंह है, ये ध्यान रखें आप लोग। यहां से एक बहुत बढ़िया आपका सवाल बन सकता है, आप अपना उत्तर दीजिए। ये रावल जैत्र सिंह था। कौन था? रावल जैत्र सिंह। ये मेवाड़ का शासक था। कहां का था? मेवाड़ का। मेवाड़ के शासक कौन थे? रावल जैत्र सिंह। क्लियर।
और एक हमारे पास नाडोल पड़ता है, नाडोल। नाडोल में जो शासक था उनका नाम था उदय सिंह चौहान। क्या नाम था? उदय सिंह चौहान। ये जो उदय सिंह चौहान है ये नाडोल के हैं और ये जैतर सिंह यहां आक्रमण करेंगे। आक्रमण किया तो ये ध्यान रखें आप लोग, उदय सिंह ने क्या कर लिया? समझौता कर लिया। समझौता में क्या किया? अपनी एक पौत्री है जिसका नाम रूपा देवी है, और रूपा देवी को हम लोग चचिक देवी भी कहते हैं, उसका विवाह जैतर सिंह के पुत्र थे, उनका नाम था तेज सिंह। ये भी आप ध्यान रखें। और एक युद्ध हुआ था, भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ मित्रों? भूताला का युद्ध। भूताला के युद्ध में इन्होंने इल्तुतमिश को पराजित किया था। ये भी आप लोग ध्यान रखें, इल्तुतमिश को पराजित किया। ये आप लोगों को जैतर सिंह में ध्यान रखना है। और जैतर सिंह कहां का शासक है? मेवाड़ का शासक। आप लोगों का उत्तर 2 नंबर आ रहा है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, शाबाश। मेवाड़ का शासक था कौन? जैतर सिंह। ये ध्यान रखें आप लोग। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास ये रहा, 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजस्थान का सबसे प्रमुख और शक्तिशाली राज्य कौन सा था? पुलिस परीक्षा 2022 में हुई थी राजस्थान पुलिस की, उसमें सवाल पूछा गया है कि 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजस्थान का सबसे प्रमुख और शक्तिशाली राज्य कौन था? मित्रों, गौरवशाली इतिहास रहा है, और भी गौरवशाली और शक्तिशाली जो इतिहास रहा है वो मेवाड़ का रहा है। इसका मतलब हमारे पास यहां पे उत्तर जो बनेगा वो क्या बनेगा? मेवाड़। और मेवाड़ में जिस राजवंश ने शासन किया है वो राजवंश कौन सा है? गुहिल राजवंश है। बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर है। और गुहिल राजवंश में मैंने आप लोगों को 3 बातें बता रखी हैं पहले, आज फिर बता रहा हूं। अगर इस गुहिल वंश के यदि आप लोगों से संस्थापक की बात करें तो आप लोग कहेंगे सर इनके संस्थापक हैं, उनका नाम गुहिलादित्य है। ये ध्यान रखें आप लोग। गुहिलादित्य को संस्थापक भी कहते हैं, आदि पुरुष भी कहते हैं, हम लोग मूल पुरुष भी कहते हैं। दूसरा ध्यान रखें आप लोग, अगर गुहिल वंश का आप लोगों से वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वास्तविक संस्थापक हम किसे कहेंगे? कालभोज को। मैंने कल आपको बहुत विस्तार से कालभोज के बारे में बताया था। और मेवाड़ का इतिहास का हम स्वर्ण काल की बात करें, चाहे वे स्थापत्य का क्षेत्र हो, और वे स्वर्ण काल किसका शासनकाल कहलाता है? महाराणा कुंभा का। क्लियर? तो यहां पे शक्तिशाली राजवंश है, वो कौन सा राजवंश करेगा? गुहिल राजवंश करेगा। और गुहिल राजवंश की जो नींव रखी गई थी वो 565-66 ईस्वी में गुहिलादित्य ने रखी। तो आप लोगों का उत्तर क्या बनेगा? 1 नंबर, मेवाड़। ये ध्यान रखें आप लोग। क्लियर? आगे बढ़े, बिल्कुल सही उत्तर है आप लोगों का। आगे चलते हैं भाई, क्लास को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों को। अगला प्रश्न आप लोगों को बस ये रहा, राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता था? ये आपके प्रयोगशाला सहायक का एग्जाम है साथियों 2022 में, उसमें यह सवाल पूछा गया था। मैंने आप लोगों को बहुत विस्तार से 2-3 बातें बता रखी हैं। देखिए यहां पे ये हमारा जो शैव परंपरा है, ये ध्यान रखें आप लोग, मोटा मोटा हम लोग कहें ये शैव धर्म की बात कर रहा है। और कल मैंने आपको बताया था, इसके लिए हमने 2 शब्दों का और इस्तेमाल किया था। एक शब्द था लकुलिश संप्रदाय। कौन संप्रदाय था? लकुलिश संप्रदाय। और दूसरा जो संप्रदाय था उसका नाम था पाशुपत संप्रदाय। ये एक ही है। और मैंने आपको बहुत अच्छी तरह बताया था कि ये संप्रदाय में जो दीक्षित सन्यासी था, उस सन्यासी का नाम आपको पता है हारित ऋषि था। और इस हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही मेवाड़ के शासक कौन बने? कालभोज। कालभोज ने, आपको बताया मैंने आप लोगों को, 734 ईस्वी में चित्तौड़ के राजा थे, और चित्तौड़ के राजा का नाम क्या था? मान मौर्य। मान मौर्य को पराजित करके ये चित्तौड़ पर शासन स्थापित कर रहे कौन? कालभोज। किसके आशीर्वाद से? हारित ऋषि के आशीर्वाद से। तो बिल्कुल ये ध्यान रखें आप लोग। यहां पे जो शैव संप्रदाय की बात करें आप लोगों से, लकुलिश संप्रदाय की बात करें आप लोगों से, चाहे पाशुपत संप्रदाय की बात करें, ये आप लोगों के गुहिल वंश से संबंधित है। क्लियर? ये गुहिल वंश से आगे सिसोदिया कहलाएगा, लेकिन गुहिल ऑप्शन में हम गुहिल करेंगे। और लगे हाथ आप लोगों को 2 बातें भी ध्यान रखनी है। यदि आप लोगों से गुहिल वंश का संप्रदाय की बात करें तो आप लोगों को बता दिया गया है, और आपसे कुल देवता की बात कर सकता है, और आपसे गुहिल वंश की कुल देवी की भी बात कर सकता है। कुल देवता मैंने आपको बहुत विस्तार से कल समझाया था, वे एक लिंग नाथ जी हैं। और एक लिंग नाथ जी का जो मंदिर है वो किसने बनवाया? कालभोज ने बनवाया था, ये भी आपको मालूम है। और कुल देवी मेवाड़ के महाराणा थे, और मेवाड़ के महाराणा एक होकर बाण चलाया करते थे। समझ गए आप लोग? बाण चलाया करते थे, इसका मतलब
बाण माता है, ये मेवाड़ के महाराणाओं की कुल देवी है। तो तीनों बातें मालूम होगी आप लोगों को। कुल देवता कौन सा है, कुल देवी कौन सी है, और आपके संप्रदाय कौन सा है। बात समझ रहे आप लोग? बिल्कुल मुकेश जी, बहुत बढ़िया, दो, बिल्कुल बिल्कुल। अंकित बहुत बढ़िया, नवदीप वेरी गुड, शाबाश। तो यहां हमारा उत्तर क्या बनेगा? गुहिल। क्लियर? आगे बढ़े हम लोग, चलिए अगले प्रश्न की बात करें। और ध्यान रखना, आपसे एक बात और पूछ सकता है कि कौन से राजवंश के जो महाराणा है, शासक हैं, वो हिंदुआ सूरज कहलाते हैं। तो ध्यान रखना, हिंदुआ सूरज भी हम इन्हें ही कहते हैं, गुहिल वंश के शासकों को। ठीक है? और इन्होंने दो शाखाओं में राज्य किया, एक रावल शाखा के रूप में किया, अपने नाम से पहले रावल लगाया, और फिर इन्होंने राणा शाखा के रूप में किया, अपने नाम से पहले राणा लगाया। तो राणा और रावल मेवाड़ के महाराणा लगाया करते थे। हमारे पास उत्तर 2 बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास ये रहा। सुमिलित कीजिए, यह भी प्रयोगशाला में सवाल पूछा गया है 2022 में। और इसने क्या किया है, एक तरफ रियासत दे दी इन्होंने, इलाका दे दिया कि भाई कौन सी रियासत है, इस पे कौन शासन करेगा। अब देखिए यहां पे हमारे पास में मारवाड़ है, ये रहा, है ना, यहां पे मेवाड़ है, यहां पे आमेर है, यहां पे बूंदी है। और मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से एक बात समझाई थी कल, दोबारा फिर समझा दूंगा। आप अपना उत्तर दीजिए, और आप उत्तर दे रहे हो इतने में आपके समय का सदुपयोग करते हुए मैं आपको कुछ बातें सिखा रहा हूं। देखिए नीचे की तरफ हमारे पास यहां दोस्तों, इधर देखेंगे हम लोग, तो हमारे पास मेवाड़ था। ठीक है, क्या था हमारे पास? ये इलाका मेवाड़ का है, ये इलाका मारवाड़ का है, ये ध्यान रखें आप लोग। ये इलाका आमेर का है, आमेर को हम लोग वर्तमान में जयपुर कहते हैं, ध्यान रखें आप लोग। आप लोगों का आमेर है, लेकिन बाद में जयपुर बनेगा। और यहां हमारे पास बूंदी है। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके समझा रखा है कि इस बूंदी को हम लोग हाड़ौती कहते हैं, क्योंकि इस इलाके पर हाड़ा राजवंश ने शासन किया। हाड़ाओं के द्वारा ये शासित होने के कारण ये ध्यान रखें आप लोग, क्या कहलाता है? हाड़ौती कहलाता है। ठीक है, यहां आपके जयपुर में एक राजवंश ने शासन किया, जिसे हम लोग कछुआ राजवंश कहते हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। और मेवाड़ में आपको पढ़ाई रहे हैं हम लोग, गुहिल राजवंश ने शासन किया, और मारवाड़ में राठौड़ों ने शासन किया। इसका मतलब हमारे पास मारवाड़ में राठौड़, मेवाड़ में सिसोदिया, आमेर में कछुआ, बूंदी में हाड़ा। तो इसका हम लोग बात करेंगे। आप लोगों के ए में 2, बे में 1, 3 में से आप लोगों का राइट आंसर साथियों ये बनेगा। क्लियर? हाड़ाओं द्वारा शासित होने के कारण हम हाड़ौती कहते हैं, ध्यान रखना, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ को। तो आपका उत्तर क्या बन रहा है? 1 बन रहा है। ओके, आगे चले। प्रश्नों का लेवल वही रखा है जो एग्जामिनर पूछेगा। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, प्रश्न आप लोगों को यहीं से बनेंगे। मैं इतनी डिटेल करवा दूंगा आप लोगों को क्वेश्चन के साथ साथ, कि हर क्वेश्चन आप लोगों को 2-3 बातें एक्स्ट्रा देके चलेगा। तो आप लोग यही सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? अमर सिंह, बप्पा रावल, राणा हम्मीर, क्षेत्र सिंह। अब देखिए, आप लोगों को यह मालूम है कि सर गुहिल वंश के जो संस्थापक हुए हैं वो गुहिल आदित्य हैं। अब आप कहेंगे सर यहां तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिला हमें गुहिल आदित्य का, तो क्यों चिंता कर रहे हो? क्योंकि आपको यह भी पता तो है ना कि बप्पा रावल है, जिन्हें हम लोग ने क्या कहा था? कालभोज भी कहा था। और गुहिल वंश का जो वास्तविक संस्थापक, क्या कहा मैंने? गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक था वो कालभोज कहलाएगा। इसका मतलब यहां पे गुहिल आदित्य तो ऑप्शन दे नहीं रखा। अगर गुहिल आदित्य ऑप्शन देता तो हमारा उत्तर यह बनता। यहां हमारे पास में हम क्या करेंगे? बप्पा रावल करेंगे। ठीक है, बप्पा रावल को कालभोज भी कहते हैं। और आपको पता है कि इन्हें एक लिंग जी का दीवान भी कहते हैं। एक लिंग जी का दीवान और एक लिंग जी का मंदिर भी इन्होंने बनवाया था। और आपको यह भी मालूम है कि ये जो राजा बने थे वो राजा किसके आशीर्वाद से बने थे? हारित ऋषि के आशीर्वाद से राजा बने थे। और वही बप्पा रावल हैं जिन्होंने मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। भाई क्लास को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें आप लोग। ठीक है, बिल्कुल बताएं उनको हिमालय एजुकेशन हब के बारे में। बिल्कुल, सोने के सिक्के भी बप्पा रावल या कालभोज ने चलाए थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आप लोगों का उत्तर यहां पे 2 नंबर बनेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बिल्कुल आगे चलते हैं। अगला प्रश्न। अब देखिए हम लोग थोड़े थोड़े इस तरह बढ़ाएंगे प्रश्नों को। एक सवाल ये आप लोगों को हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। ये सवाल आपको कोई भी एग्जाम हो वहां आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो साथियों अभियान चलाए थे, अलाउद्दीन खिलजी ने जो अटैक किए थे, बिल्कुल बिल्कुल कपिल जी स्वागत है, बिल्कुल ठीक है। तो आप लोगों के जो अभियान चलाए थे वो अभियानों का कालक्रम पूछ लेता है
इन्होंने एक अटैक नहीं किया आप लोगों को, राजस्थान में 4 अटैक ध्यान रखना है आप लोगों को अलाउद्दीन खिलजी के। 4 साका, साका क्या होता है मैंने बताया। देखिए यहां आप लोगों के पहला रणथंबोर है, ये आप लोगों के रणथंबोर 1301 में रणथंबोर पे विजय प्राप्त की थी, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। चित्तौड़ पे विजय 1303 में प्राप्त की थी, जालोर पे विजय 1311 में प्राप्त की थी और सिवाना पर 1308 में। अब मैं आप लोगों को यहां 2 चीजें महत्वपूर्ण बता रहा हूं, वो आप लोगों को ध्यान रखना है। राजस्थान का जो प्रथम साका है, राजस्थान का जो पहला साका है, ये ध्यान रखें आप लोग, राजस्थान का प्रथम साका, ध्यान रखना, राजस्थान का प्रथम साका, और साका का मतलब आप सभी जानते हो, प्रथम साका, वो ध्यान रखना आप लोग रणथंबोर में हुआ। ये चित्तौड़ वाला राजस्थान का दूसरा साका है, राजस्थान का दूसरा साका। अगर आपसे पूछे राजस्थान का दूसरा साका कौन सा है, तो आप लोग कहेंगे चित्तौड़ का, जो कि चित्तौड़ का पहला है। मित्रों आप लोग ये जरूर ध्यान रखें कि ये साका, पहला साका किस तिथि को हुआ। 1301 मायना नहीं रखेगा, 1301 आपको ऑप्शन नहीं देगा, और देगा तो फिर हर विद्यार्थी करेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना 11 जुलाई 1301, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। 11 जुलाई 1301 अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर के दुर्ग पर कब विजय प्राप्त की थी। आप कहेंगे सर 11 जुलाई 1301, 1-1-1301, 1-1, ध्यान रखना 11 जुलाई 1301 राजस्थान का पहला साका हुआ था। और ये आपको चित्तौड़ वाला भी ध्यान रखना है, चित्तौड़ पे जो अलाउद्दीन खिलजी का जो अधिकार हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। आप सब जानते हो 1303, लेकिन इतना ध्यान रखेंगे मित्रों, 26 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार किया था। और इतना भी ध्यान रखेंगे आप लोग कि इन्होंने नाम भी परिवर्तन किए हैं, जो दुर्ग थे दुर्गों के नाम भी बदले। देखिए इन्होंने ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, कौन सा है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग का नाम रखा अपने पुत्र खिजरा खां की याद में खिजराबाद। बताइए अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से दुर्ग का नाम खिजराबाद रखा, तो चित्तौड़ दुर्ग का नाम क्या रखा, खिजराबाद रखा। और ध्यान रखिए जालोर दुर्ग का नाम, जालोर दुर्ग का नाम क्या रखा, जलालाबाद रखा। क्या रखा, जलालाबाद रखा साथियों। और सिवाना दुर्ग का नाम क्या रखा, खैराबाद रखा। क्या रखा, खैराबाद रखा। ये ध्यान रखें आप, अलाउद्दीन खिलजी ने 3 दुर्गों के नाम परिवर्तन किए हैं। चित्तौड़ दुर्ग का नाम अपने पुत्र खिजरा खां के खिजराबाद, जालोर दुर्ग का नाम जलालाबाद, और सिवाना दुर्ग का नाम खैराबाद। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पे चित्तौड़ रणथंबोर पे सबसे पहले, इसका मतलब हमारा 2 आएगा, सबसे पहले ये रहा, तो यहां भी 2 है, इसके बाद चित्तौड़ ये रहा, इसके बाद 3, इसके बाद राइट आंसर हमारा ये बनेगा। ये प्रश्न छपता है एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो ये सवाल आपको देखने को मिलता ही मिलता है। ध्यान रखें आप लोग, सबसे पहले सर इन्होंने रणथंबोर पे आक्रमण किया, उसके बाद चित्तौड़ पे आक्रमण किया, उसके बाद सिवाना पर आक्रमण किया, और उसके बाद जालोर पर आक्रमण किया। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप लोगों का उत्तर मेरे साथियों का 3 आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। ये चौधरी साहब है बाड़मेर वाले, बी दे रहे हैं भाई, बी नहीं आएगा यदि आप इस क्वेश्चन का उत्तर दे रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल कपिल जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल। सुनीता जी बिल्कुल 3 नंबर, सही बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। ये देखिए आप लोग, सभी के कमेंट पढ़ रहा हूं, चिंता मत करना। आप लोग कहीं सोचे सर मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे, सबके पढ़ रहे हैं, चिंता मत कीजिए आप लोग। और आपको सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको दुनिया पड़ेगी। अगला प्रश्न हमारे पास में, 1303 ईस्वी में सेना नायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। देखिए साथियों ध्यान रखें आप लोग, मैं अभी बात कर रहा था आप लोगों से साका। ये जो साका होता है इसका मतलब क्या होता है वो ध्यान रखें आप लोग। सेना होती है, वो सेना को शत्रु सेना किले के अंदर घेर देती है, तो किले के अंदर घिर जाती है सेना, तो अंदर राशन पानी की सब व्यवस्था फैल हो जाती है। फिर राजपूत योद्धा होते हैं या उनकी सेना होती है, वे केसरिया वस्त्र धारण करके बाहर निकलते हैं और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। और राजपूत रानियां हैं, जल या अग्नि में कूदकर अपने प्राणों का नौछावर कर देती है साथियों। वो महिला और रानियों ने जो अपने प्राणों को नौछावर किया है वो शब्द जौहर कहलाता है। और जो केसरिया वस्त्र धारण करके राजपूत योद्धा वीर गति को प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाता है, केसरिया कहलाता है। तो ध्यान रखना, एक शब्द हमारे पास में क्या है दोस्तों, केसरिया है। क्या है, केसरिया है। और एक शब्द हमारा जौहर है। ये शाका शब्द को समझ ले आप लोग, नए विद्यार्थी होंगे तो हो सकता है नहीं जानते हो, कभी नहीं पढ़ा होगा इसको। केसरिया ध्यान रखना, ये राजपूत योद्धा करते हैं, राजपूत योद्धा करते हैं, याद राजपूत योद्धा के नेतृत्व में होता है। और ध्यान रखें ये राजपूत रानियों के द्वारा किया गया है। क्या किया गया है, राजपूत रानियों के द्वारा किया गया है। अब साथियों ध्यान रखें आप लोग, यहां पे राजपूत योद्धा अटैक कर रहा है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अटैक किया, मैंने अभी बताया था आप लोगों को। वो अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण था। कहां पे आक्रमण था, चित्तौड़ पर आक्रमण था।
तो चित्तौड़ पर आक्रमण था तो यहाँ के शासक कौन थे? यहाँ के राजा रावल रतन सिंह थे। रावल क्यों लगाया हमने? क्योंकि रावल शाखा से थे। रावल रतन सिंह राजा थे साथियों, और रावल रतन सिंह के सेनापति थे। सेनापति का नाम गोरा और बादल था। क्या नाम था? गोरा और बादल था। ये ध्यान रखें आप लोग साथियों। ये गोरा बादल आपस में इनका रिश्ता चाचा और भतीजा का था। आपस में रिश्ता चाचा और भतीजा का था। ये ध्यान रखें आप लोग। यदि आप लोग पद्मनी के साथ इनका रिश्ता जोड़ेंगे तो ध्यान रखना वो चाचा और भाई का था। बादल और पद्मनी दोनों भाई बहन थे, और बादल और पद्मनी के चाचा का नाम क्या था? गोरा था। ये ध्यान रखें आप लोग। तो यहां हम लोग बात करें राजपूत रानियां, तो यहां पे जौहर जो किया गया था वो रावल रतन सिंह की एक पत्नी थी नागमती, और दूसरी की हम लोग बात करें पद्मनी। किसकी बात करें? पद्मनी की। ध्यान रखा इनके द्वारा जौहर किया गया। तो यहां पे 1303 में सेनानायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए? तो हम लोग कहेंगे साथ जलालुद्दीन खिलजी की सेना से युद्ध किया और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। तो हमारा उत्तर क्या बनेगा? ए बनेगा। देखिए आप लोग बी दे रहे हैं, बी नहीं है। आप अपना उत्तर देते रहे। बी कैसे आएगा बताइए आप लोग? बी तो नहीं आएगा ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले प्रश्न हमारे पास साथियों ये रहा आपके स्क्रीन पर। देखिए 1303 में चित्तौड़ के युद्ध के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम रखा था। ये ध्यान रखें आप लोग साथियों। आप लोगों से ऐसे सवाल पूछेगा तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इन्होंने तीनों जगह का नाम परिवर्तन किया है। इन्होंने जालोर दुर्ग का नाम परिवर्तन किया, इन्होंने सिवाना दुर्ग का नाम परिवर्तन किया, और इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग का नाम भी परिवर्तन किया। तो इसका मतलब हमारे पास में उत्तर दीजिए फटाफट। वेरी गुड, शाबाश। कि 1303 में यहां मैंने आप लोगों को एक तिथि अभी से जोड़ना शुरू कर दीजिए। आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि आपको अधिकार की तिथि ध्यान रखनी है, और अधिकार की तिथि कितनी है? आप लोगों को 26 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार किया, और चित्तौड़ पर अधिकार किया तो इनके जो पुत्र थे, यानी अपने पुत्र का नाम क्या था? खिजरा खां था, और अपने पुत्र खिजरा खां की याद में चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा, और चित्तौड़ खिजरा खां को सौंपकर ये चले गए। तो हमारा उत्तर क्या बनेगा साथियों? खिजराबाद बनेगा। ये ध्यान रखें आप लोग। क्लियर? मोमिनाबाद भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मोमिनाबाद जो नाम रखेगा वो बहादुर शाह रखेगा, वो आमिर का रखेगा, लेकिन आगे हम लोग बात करेंगे। यहां आप लोगों के क्या बनेगा? खिजराबाद बनेगा साथियों। अगले प्रश्न की बात करें, पद्मनी किसकी पुत्री थी? पद्मनी किसकी पुत्री थी? आप अपना उत्तर दीजिए। देखिए हम एक यहां पे आप लोगों को गीत जैसा सुनाते हैं साथियों। देखिए श्रीलंका में एक द्वीप था, श्रीलंका में एक द्वीप था, श्रीलंका में एक द्वीप था, श्रीलंका में एक द्वीप था। द्वीप का नाम सिंहल द्वीप था, और ध्यान रखें राजा का नाम गंद्रसेन था। राजा का नाम गंद्रसेन था, और पत्नी का नाम चंपावती था। पत्नी का नाम चंपावती था। गंद्रसेन चंपावती की पुत्री वो पद्मनी थी। पद्मनी थी। पद्मनी का एक तोता था, तोता का नाम हीरामन तोता था। हीरामन तोता चित्तौड़ आ गया। रावल रतन सिंह को पद्मनी के बारे, सुंदरता के बारे में बताया। ये तोता और रावल रतन सिंह श्रीलंका पहुंच जाते हैं, और पद्मनी से विवाह करके चित्तौड़ लाते हैं। और एक तांत्रिक था, तांत्रिक का नाम राघव देव था। तांत्रिक का नाम राघव चेतन था। ये कूटनीति से पद्मनी को प्राप्त करना चाहता था। राघव चेतन को यहां से भगा दिया। राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी की शरण में पहुंच गया। अलाउद्दीन खिलजी पहले से ही चित्तौड़ आक्रमण के लिए तैयार बैठा है, और अलाउद्दीन खिलजी को जाके राघव चेतन ने उकसाया। अलाउद्दीन खिलजी से दिल्ली से रवाना हुआ। दिल्ली से रवाना हुआ 26 जनवरी 1303 को। चित्तौड़ के में घेरा डाल लिया। लगभग घेरा 8 माह तक चला, और कूटनीति से रावल रतन सिंह को बंदी बनाया। बंदी बना के दिल्ली ले गया, लेकिन रानी पद्मनी अपने गोरा और बादल के साथ राजपूत योद्धाओं को रानियों के दासियों के भेष में लेके और दिल्ली पहुंच गई, और रावल रतन सिंह को वहां से छुड़वाया। रावल रतन सिंह ने साथियों वहां से आए अलाउद्दीन खिलजी ने पीछे से अटैक किया। चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ। और ध्यान रखें आप लोग 26 जनवरी 1303 को दिल्ली से रवाना हुआ था। और अधिकार की तिथि की बात करें तो आप लोग 28 जनवरी को रवाना हुआ था, और अधिकार की तिथि की बात करें 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। और अपने पुत्र खिजरा खां को चित्तौड़ सौंप दिया, और चित्तौड़ का नाम क्या रख दिया? अपने पुत्र की याद में
खिजराबाद रख दिया। बस ये रावल रतन सिंह में आप लोगों को ध्यान रखना है। तो हमारे पास उत्तर क्या बनेगा? सिंहल द्वीप के नरेश गंधर्व शहन की बेटी थी, यानी श्रीलंका में एक द्वीप था, द्वीप का नाम सिंहल द्वीप था, राजा का नाम गंधर्व शहन था, रानी का नाम चंपावती था, चंपावती के एक बेटी थी, नाम था पद्मनी, पद्मनी के एक तोता था, तोता का नाम हीरामन था, हीरामन तोता श्रीलंका से चला, चलता फिरता मेवाड़ पहुंच गया, रावल रतन सिंह के हाथ लगा, रावल रतन सिंह को पद्मनी की सुंदरता के बारे में बताया और रावल रतन सिंह श्रीलंका पहुंच गया, पद्मनी से विवाह करके लाया। राघव चेतन सुंदरता से जल बैठा, सुंदरता कूटनीति से प्राप्त करना चाहता था, तांत्रिक विद्या से प्राप्त करना चाहता था, रावल रतन सिंह ने इसके यहां से निष्कासित कर दिया और ये कहां पहुंच गया? दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली से अलाउद्दीन खिलजी रवाना कब हुआ? 28 जनवरी 1303 को। अधिकार कब किया? आपके 26 अगस्त 1303 को। ये सब बातें आप लोगों को ध्यान रखना है। मैं समझता हूं कि यहां आप लोगों के क्लियर हो गया होगा साथियों। कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से भी हम लोग इतिहास को साथियों याद कर सकते हैं, चिंता मत कीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। ये पुलिस कांस्टेबल 2018 का सवाल है साथियों, पारी नंबर 10 का सवाल। अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? इस प्रकार से आपके सवाल बन सकते हैं, यहां आप लोगों को रुकने की आवश्यकता नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? 1303, 1567, 1534, 1567। ध्यान रखना आप लोग। चित्तौड़ में 3 साका हुए हैं, चित्तौड़ में 3 साका हुए हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। कहां पर? चित्तौड़। चित्तौड़ में 3 साका हुए हैं। अब आप उत्तर दीजिए, ये ध्यान रखें आप लोग। पहला साका हमारे पास में अगर प्रथम की हम बात करें तो 1303 में हुआ है, द्वितीय साका की आप लोग बात करें तो 1334-35 में हुआ है, और यदि आप तृतीय साका की बात करेंगे तो 1567-68 में हुआ है। ध्यान रखें आप लोग। यहां पे राजा की बात करें तो हम देखें राजा का नाम यहां पे रावल रतन सिंह है, यहां पे राजा का नाम मेरे साथियों विक्रमादित्य है, और यहां पे राजा की बात करेंगे तो उदय सिंह है। अब बात कर लेते हैं हम लोग आक्रमणकारी की, कि आक्रमण किसने किया था। तो आक्रमण की बात करें, यहां पे जो अटैक किया था वे किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। यहां पे हम विक्रमादित्य की बात करेंगे तो गुजरात के कौन थे? बहादुर शाह ने अटैक किया, और यहां पे मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। यह आप लोगों को ध्यान रखना। राजस्थान में अगर सर्वाधिक साका हुए हैं तो वो चित्तौड़ में हुए हैं, और चित्तौड़ में कितने साका हुए हैं साथियों? 3 साका हुए हैं। आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे, बातें करते आएंगे। आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताइए आप लोग कि आपके सब कुछ ठीक चल रहा है। 1303, और यहां मैंने बार बार आप लोगों को एक तिथि बताई है कि चित्तौड़ दुर्ग पे अलाउद्दीन खिलजी ने फला दिनांक को अधिकार किया था। जरा कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के बताएंगे कि सर वो दिनांक ये थी, जरा बताइए। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार की तिथि क्या है भाई, ये बताइए। 1303 तो जानते हैं, लेकिन हम अधिकार की बात कर रहे हैं साथियों कि अधिकार कब किया। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। आप बिल्कुल आवाज की क्वालिटी की आप लोगों को कैसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया मनदीप जी, स्वागत है आपका। बिल्कुल बेटा, बताइए आप लोग सभी कि क्वालिटी ठीक है ना, आवाज की हो, आप लोगों के वीडियो क्वालिटी हो, देखने में कोई दिक्कत हो, कलर में कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, हम लोग चेंज कर लेंगे। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं सभी विद्यार्थी। देखिए, बात कर रहे हैं मेवाड़ का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है साथियों। आप अपना बिल्कुल सर 34-35 क्यों लिखा है कपिल जी? ये क्या होता है, जैसे हम लोग अटैक करते हैं, लंबा चलता है, तो 34 के अंत में अटैक हुआ और मार्च के महीने में हम लोग कहेंगे तो अगले महीने में अगले वर्ष क्या हुआ, आप लोगों के अधिकार हुआ, तो हमने उसको ज्वाइंट कर दिया 34-35। जैसे चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने घेरा 8 माह तक डाला था, जनवरी में चला था और अगस्त के महीने में अधिकार हुआ था, तो ये कारण होता है 34-35। ध्यान रखें आप लोग। ठीक है सर, ओके, वेरी गुड विनोद जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भाई कपिल। चलें आगे हम लोग। मेवाड़ का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा साथियों। देखिए हमारे पास में, इसको समझिए, इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये रावल रतन सिंह, ये एक राजा है, और रावल रतन सिंह है, ये वीर गति को प्राप्त हो गए, यानी इनकी जो मृत्यु है वो मृत्यु 1303 में हो गई। क्लियर? और 1303 में ये रावल रतन सिंह है, या रावल जो शाखा है इनका कोई वंशज नहीं बचा, तो रावल शाखा यहां समाप्त हो गई। कब? 1303 में। ऐसा आप लोग इतिहास में पढ़ते हो। 1303 से, और मित्रों 1326 का ये काल है, 1326 यहां तक मेवाड़ में
कोई शासक नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना आप लोग। यहां पे और लोग रहेंगे जो यहां पे अधिकार स्थापित करेंगे। ठीक है, जरा देखिए आप लोग, यहां 1303 से 1326 का जो काल है, ये ध्यान रखना, मेवाड़ में यहां मेवाड़ का कोई शासक गद्दी पर नहीं बैठेगा। इसमें क्या हुआ, नंबर एक, आपको मालूम है, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया था 1303 में, और इन्होंने यहां अपने पुत्र था और उसका नाम था खिजरा खां। खिजरा खां को चित्तौड़ सौंप कर वापिस चले गया, इसका मतलब यहां खिजरा खां आ गया। खिजरा खां के बाद में खिजरा खां का मन नहीं लगा मित्रों, तो यहां मालदेव चौहान को सौंप कर चले गया, और ये मालदेव चौहान जालोर का था और लंबी लंबी मूछा रखा करता था, इसलिए साथी हम इसे मूछाला मालदेव भी कहते हैं। तो इन्हीं का उपनाम हो गया मूछाला मालदेव। क्या नाम हो गया, मूछाला मालदेव, इन्हीं का उपनाम हो गया, ये ध्यान रखें। और मालदेव चौहान की भी मृत्यु हो गई, और फिर इनके कौन है, पुत्र हैं, कौन है, पुत्र। वो पुत्र क्या कर रहे हैं, यहां पे शासन कर रहे हैं। समय है 1326 का, इसका मतलब आप लोगों को मालूम पड़ गया कि सर 1303 से लेकर 1326 तक मेवाड़ पे कोई गद्दी पर नहीं बैठ रहा। फिर मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि हमारे पास साथियों एक शाखा है, और उस शाखा का नाम है राणा शाखा। ये राणा शाखा एक गांव था सिसोदा गांव, और उस सिसोदा गांव में निवास कर रही है। कौन से गांव में निवास कर रही है भाई, सिसोदा गांव में निवास कर रही है। तो ये राणा शाखा से एक व्यक्ति हुए, वो अपने नाम से पहले राणा लगाएंगे क्योंकि राणा शाखा से थे, और उसका नाम था राणा हम्मीर। मेवाड़ में जो सत्ता खो चुके हैं वो अटैक करेगा। 1326 में आक्रमण किया, और आक्रमण किया तो ध्यान रखें आप लोग, चित्तौड़ पर अधिकार किया। चित्तौड़ पर अधिकार किया, इसका मतलब ध्यान रखना कि उन लोगों से चित्तौड़ को जो मुक्त करवाया है वो किसने करवाया है, राणा हम्मीर ने करवाया है, ध्यान रखना। और राणा हम्मीर कौन सी शाखा से थे, राणा शाखा से थे, मेवाड़ के पहला शासक जो अपने नाम से पहले राणा लगाएगा। और इनका शासनकाल 1326 से और 1364 तक रहा, ये ध्यान रखें आप लोग। राणा हम्मीर राणा शाखा से थे, और राणा शाखा के ये प्रथम राजा थे, इसलिए अपने नाम से पहले क्या लगाएंगे, राणा लगाएंगे। अपने नाम से पहले क्या लगाएंगे, राणा लगाएंगे। इनके बाद जितने भी महाराणा हुए हैं, वो राजा हुए, वो अपने नाम से पहले राणा लगाएंगे। और ध्यान रखें साथियों, राणा हम्मीर को ना केवल मेवाड़ का मुक्तिदाता कहते हैं, बल्कि इन्हें मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। क्या कहते हैं, इनके उपनाम ध्यान रखना, जरूर नहीं आपसे यही पूछे, मेवाड़ का उद्धारक कह सकते हैं, ये ध्यान रखें साथियों। इन्हें हम विषम घाटी पंचानन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, विषम घाटी पंचानन भी इन्हें कहते हैं। और ध्यान रखना आप लोग, विकट आक्रमणों में सिंह के समान सहदृश्य रहने वाला राजा, विकट आक्रमणों में सिंह के समान सहदृश्य रहने वाला राजा भी इन्हें कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखें। और महाराणा कुंभा ने साथियों इन्हें वीर राजा भी कहा है। अपनी ग्रंथ था, ग्रंथ का नाम रसिक प्रिय था। रसिक प्रिय किसके द्वारा, गीत गोविंद पे महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया था, और इसी रसिक प्रिय में इन्हें ध्यान रखें आप लोग क्या कहा है, वीर राजा कहा है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो हमारा सही उत्तर क्या बनेगा, राणा हम्मीर। और राणा हम्मीर का शासनकाल हमने देखा है, वो साथियों कितना है, 1326 से 1364। प्रिय विद्यार्थी, क्लास में एक लाइक का बटन भी है ना, क्लास को आप शेयर करें, बहुत अच्छी बात है, अपने मित्रों को बताएं आप लोग, लेकिन लाइक करके साथियों टीचर का भी हौसला बढ़ाएं। ये बटन दिए ना, तो दबाने के लिए दिए, ठीक है, और इनसे कोई पैसा नहीं लगता। और जो विद्यार्थी नया आया है, बिल्कुल वो चैनल को सब्सक्राइब भी करके हिमालय एजू हब का साथियों सदस्य बने। निश्चित रूप से आप लोगों को आने वाले समय में एक मिसाल कायम करेगा ये चैनल, बिल्कुल, तो आप लोग इसका सदस्य बने। तो एक बार सभी मित्र क्लास को जरूर लाइक किया करो यार, शेयर किया करो आप लोग, ठीक है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास ये रहा, विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक ने को दी गई है। विषम घाटी पंचानन फटाक से आप लोग बता देंगे, ये ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था। ये अभी एक बात चली थी हमारे पास, रसिक प्रिय। ये देखिए महाराणा कुंभा द्वारा लिखी गई एक टीका है, उसका नाम रसिक प्रिय है। ये किसके द्वारा, क्या नाम है, रसिक प्रिया। तो ध्यान रखें आप लोग, ये रसिक प्रिया में, ये ध्यान रखें रसिक प्रिया, ये रसिक प्रिया किस पर लिखी गई टीका है, ये ध्यान रखें गीत गोविंद जो जयदेव द्वारा लिखा गया था, गीत गोविंद पर लिखी गई एक टीका है। और इस जो रसिक प्रिय है, इसमें ही इन्होंने किसको, जो राणा हम्मीर हम लोग पढ़ रहे हैं, राणा हम्मीर को इन्होंने वीर राजा की उपाधि से संबोधित किया, ये भी आप लोग ध्यान रखें। तो आपका उत्तर क्या बनेगा साथियों, बिल्कुल दो, क्या बन रहा है आप लोगों का उत्तर, कौन सा बनेगा बताइए, कि यहां पे विषम घाटी पंचानन
तो विषम घाटी पंचानन जो कहा गया है बिल्कुल आपका राइट आंसर है। उसका नाम क्या है? राणा हम्मीर। मेवाड़ का पहला शासक जो अपने नाम से पहले क्या लगाएगा साथियों? राणा लगाएगा। ये भी आप लोग ध्यान रखें। क्लियर? जरा आगे बढ़े हम लोग, अगले प्रश्न बात करते हैं। ये रहा हमारे पास, किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी? साथियों ये जावर है, ये राजस्थान में चांदी की सबसे बड़ी खान है। चांदी की सबसे बड़ी आपसे खान पूछा जाए वो जावर है। और ध्यान रखिए ये जो जावर है, ये जावर मेरे दोस्तों उदयपुर में थी। पहले कहां थी? उदयपुर में। लेकिन अब ये कहां आ गई है? सलूम्बर में आ गई है। ये ध्यान रखें आप लोग। तो ये राजस्थान में चांदी की सबसे बड़ी खान है। चांदी की सबसे बड़ी खान है। चांदी की सबसे बड़ी अगर आप लोगों से खान की बात करें तो राजस्थान में चांदी की सबसे बड़ी खान साथियों जावर है। बिल्कुल आप लोगों का उत्तर महाराणा लाखा आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो ध्यान रखें महाराणा लाखा में आप लोगों को 2-3 बातें ध्यान रखनी है साथियों। मैं बता दूं आप लोगों को, नंबर 1 यही ध्यान रखना है कि इनके समय में चांदी की खान निकली। चांदी की क्या निकली? खान। चांदी की खान इनके समय निकली। दूसरा क्वेश्चन और आएगा साथियों, इनके दरबार में झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट निवास करते थे। झोटिंग भट्ट व धनेश्वर भट्ट। तो झोटिंग भट्ट व धनेश्वर भट्ट इनके दरबार में निवास करते हैं। तीसरा हम लोग बात करें साथियों पिछोला झील। जो पिछोला झील है उदयपुर में, जहां आप लोगों के जग मंदिर और जग निवास महल स्थित है। तो ध्यान रखें वो पिछोला झील का निर्माण इन्होंने नहीं करवाया, लेकिन इनके समय एक चिड़ीमार बनजाना ने करवाया। ये भी आप लोग ध्यान रखें। चौथा पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है साथियों, इनका जो विवाह हुआ था वो विवाह हंसाभाई के साथ हुआ था। शर्त हुआ था कि हंसाभाई के गर्भ से जो पुत्र का जन्म होगा वह मेवाड़ की गद्दी संभालेगा। और उस विवाह से जो पुत्र जन्मेगा साथियों उनका नाम मोकल था। ये भी आप लोग ध्यान रखें। तो मोकल की मां हंसाभाई था और हंसाभाई थी और मोकल के पिता लाखा थे। ये ध्यान रखें साथियों। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। और ये लाखा का एक पुत्र था, ये भी आप लोगों से कई बार पूछ लेता है। और उस पुत्र का नाम था कुंवर चूड़ा। क्या नाम था? कुंवर चूड़ा। इन्होंने साथियों पिता के वचन के लिए आजीवन कुंवारे रहने की प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए इन्हें मेवाड़ का भीषम पितामह भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए मेवाड़ का भीषम पितामह, तो ध्यान रखें आप लोग मेवाड़ का भीषम पितामह इन्हें कहा जाता है। मेवाड़ का भीषम पितामह। तो मेवाड़ का भीषम पितामह किसे कहा जाता है? तो आप लोग कहेंगे साथियों लाखा का पुत्र था, उन्हें कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखें। तो यहां पे मोकल की मां का याद नाम हो गया आप लोगों को हंसाभाई और मोकल के पिता का नाम याद हो गया आप लोगों को लाखा। ये आप लोगों के सीधे फैक्ट है। लाखा बहुत लंबा जाता है लेकिन वहां तक नहीं जाना है आप लोगों को। इतना ध्यान रखना है लाखा के समय चांदी की खान निकली। झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट इनके दरबार में निवास करते थे। ये भी याद नहीं हो, मैं आपको छोटा सा एक तरीका बताता हूं। देखिए जट से ही चांदी की जावर उदयपुर में, ध्यान रखना जावर उदयपुर में, क्या बोला मैंने? जावर उदयपुर में। जावर उदयपुर में, जावर उदयपुर में जैसे ही झट से ही धन मिला तो लखपति बन बैठा। जावर उदयपुर में झट से ही धन मिला तो लखपति बन बैठा। जावर उदयपुर में झट से ही धन मिला तो लखपति बन बैठा। जावर उदयपुर में झट से ही धन मिला तो लखपति बन बैठा। जावर उदयपुर झट से ही धन मिला, झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट लखपति बन बैठा, यानी महाराणा लाखा। ठीक है, जावर उदयपुर में झट से ही धन मिला तो लखपति बन बैठा। इसका मतलब आराम से आप लोग इसको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ध्यान रखें आप लोग, महाराणा लाखा आप लोगों के कंप्लीट हुआ, जहां जैसे आपके सवाल बन सकते हैं साथियों। ठीक है, अगले हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। ये रहा हमारे पास में, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये देखिए आप लोग, ये सीईटी में पूछा गया है, स्नातक स्तर की एग्जाम थी 2023 में, उसमें सवाल है। जरूर नहीं है कि सब सवाल नॉर्मल हो, जरूर नहीं है कि सब सवाल कठिन हो। सवाल सब तरीके के हमको एग्जाम में देखने को मिलेंगे बिल्कुल। और सब 10वां सवाल अच्छे क्वालिटी के होते हैं, वही सवाल ऐसे होते हैं जो आपको सिलेक्शन तक पहुंचाते हैं। जरा देखिए आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ इस प्रकार क्वेश्चनों का आपको हल करना भी सीखना है। यहाँ देखिए आप लोग, इधर देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के सूची फर्स्ट है ये रही, और यहाँ देखेंगे आप लोग सूची सेकंड है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तो सूची फर्स्ट में आप लोगों को यहां रचनाकारों का नाम दे रखा है साथियों, और सूची सेकंड में उनकी रचनाएं दे रखी हैं, और आप लोगों को मिलान करना है। देखते हैं आप में से कौन से विद्यार्थी हैं जो इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं साथियों। दीजिए, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कौन से विद्यार्थी हैं जो इस सवाल का जवाब देंगे? बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और ऐसे सवाल आएंगे एग्जाम में, निश्चित तौर से बता दूं मैं आप लोगों को। दीजिए उत्तर आप लोग।
इस सवाल का जिस विद्यार्थी ने उत्तर दिया है वाकई साथियों बहुत अच्छा विद्यार्थी होगा वो। बिल्कुल दीजिए जवाब। बताइए क्या उत्तर बनेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए बहुत अच्छा। यहां से मैं मानता हूं आपके कोई भी एग्जाम हो यहां से सवाल बनता है, इसलिए मैं समय लगाऊंगा यहां पे। गोविंद, ये गोविंद कौन था? देखो ये मंडन था। ये मंडन महाणा कुंभा का प्रधान शिल्पी था। महाणा के कुंभा, जो कुंभा है, कुंभा का प्रधान शिल्पी, कुंभा का प्रधान शिल्पी की बात आए तो वो कौन था? मंडन था। और ये मंडन रहने वाला कहां का था ये भी आप लोग ध्यान रखें, गुजरात को। इन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी। नाथा है, ये ध्यान रखें आप लोग, मंडन का भाई है। मंडन का भाई का नाम क्या हो गया मित्रों? नाथा हो गया। और मंडन का जो पुत्र है, क्या कहा मैंने? मंडन का जो पुत्र है, पुत्र का नाम क्या हो गया? गोविंद। महाणा कुंभा है, कुंभा की जो पुत्री है उनका नाम भी आपको ध्यान होगा, उनका नाम रमाबाई था साथियों। ये ध्यान रखें आप लोग। अब आप लोगों से मंडन के सवाल पूछ सकता है, आप लोगों से नाथा का रचना पूछ सकता है, आप लोगों से गोविंद। देखो तरीका बताता हूं याद करने का मैं आप लोगों को। गोविंद की आपको 3 रचनाएं बताता हूं पहले, गोविंद की रचनाएं, ठीक है। नंबर 1, ठीक है, द्वार दीपिका, पहली रचना है इनकी द्वार दीपिका। दूसरी है इनकी कला निधि, क्या नाम है? कला निधि। कला निधि इनकी दूसरी रचना है। और तीसरी रचना है, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है, उद्धार धोरणी, उद्धार धोरणी। ये 3 रचनाएं हैं जो मंडन के बेटे हैं गोविंद की रचनाएं हैं, तीनों की तीनों। अब आप याद कैसे करेंगे? गोविंद हम भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं साथियों। और ध्यान रखें, हम कहेंगे गोविंद द्वार में आके, गोविंद द्वार में आके कला करेगा तो उद्धार हो जाएगा। बोलिए, गोविंद 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 द्वार में आके कला करेगा तो उद्धार हो जाएगा। गोविंद द्वार में आके कला करेगा तो उद्धार हो जाएगा। बोलिए, गोविंद द्वार में आके कला करेगा तो उद्धार हो जाएगा। गोविंद द्वार में आके कला करेगा तो उद्धार हो जाएगा। अब आराम से आप याद कर लेंगे कि सर देखो, पहली रचना द्वार दीपिका है, कला करेगा, कला निधि हो गई, उद्धार हो जाएगा, उद्धार धोरणी। तो बताइए आप तीनों रचना याद हुई कि नहीं? फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब आना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। बिल्कुल तीनों रचना देखिए आप लोग। और आपको यदि पसंद आए तो बिल्कुल साथियों क्लास को लाइक जरूर करें, आप लोग क्लास को शेयर करेंगे अगर पसंद आए तो, और पसंद नहीं आए तो फिर बेशक मत करना साथियों, हमें समझेंगे हमारे अंदर कमी है, समझ गए। तो गोविंद द्वार में आके कला करेगा तो उद्धार हो जाएगा, गोविंद द्वार में आके कला करेगा तो उद्धार हो जाएगा। इसका मतलब ये गोविंद की रचना है, ठीक है। और ध्यान रखें, ये गोविंद में द्वार दीपिका, नाथा मंडन का पुत्र वास्तु मंजरी, ठीक है। मंडन की रचना देव मूर्ति प्रकरण और कुंभा की रचना संगीत राज। और ये कई बार पूछा गया है संगीत राज में आप लोगों से 2 सवाल ध्यान रखना आप लोग। कभी आपसे पूछे ग्रंथों का सिरमौर, क्या कहा मैंने? सभी ग्रंथों में अगर कोई सिरमौर है तो सभी ग्रंथों में सिरमौर कौन है? वो ध्यान रखना, संगीत राज है। एग्जामिनर यहां तक सवाल पूछ चुका है कि संगीत राज कितने भागों में विभाजित है। अगर संगीत राज आपसे पूछे कितने भागों में, आप लोग कहेंगे सर 5 भागों में विभाजित है। वो 5 भाग कौन कौन से हैं जरा देखिए। गाएंगे बजाएंगे नाचेंगे तो ही पाठ का रस मिलेगा, गाएंगे बजाएंगे नाचेंगे तो ही पाठ का रस मिलेगा, गाएंगे बजाएंगे नाचेंगे तो ही पाठ का रस मिलेगा, गाएंगे बजाएंगे नाचेंगे तो ही पाठ का रस मिलेगा, गाएंगे बजाएंगे नाचेंगे तो ही पाठ का रस मिलेगा। क्या कहा मैंने? गाएंगे गीत, है ना, गाएंगे बजाएंगे, गाएंगे नाचेंगे नृत्य, बजाएंगे वाद्य, तो ही पाठ का क्या मिलेगा? रस मिलेगा। गाएंगे बजाएंगे नाचेंगे, गाएंगे नाचेंगे बजाएंगे तो ही पाठ का रस मिलेगा। सबके आगे आपको कुछ नहीं करना, रतन कोश जोड़ देना है। यहां भी आप लोगों को रतन कोश जोड़ देना है, यहां भी आप लोगों को रतन कोश जोड़ देना है, और यहां भी आपको रतन कोश जोड़ देना है, यहां भी आपको रतन कोश जोड़ना है। मेरे हिसाब से ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जिसके ये बात समझ में नहीं आई होगी कि सर संगीत राज है, संगीत राज के 5 भाग हैं। नवदीप जी, विनोद जी, बिल्कुल मनदीप, कपिल भाई, बातें समझ में आ रही हैं सबके? याद हुआ जाट साहब क्या कहा मैंने? कि गाएंगे बजाएंगे, गाएंगे नाचेंगे बजाई तो पाठ का रस मिलेगा, गाएंगे बजाएंगे नाचेंगे तो ही पाठ का रस मिलेगा। आराम से बता देंगे, गीत रतन कोश, नृत्य रतन कोश, वाद्य रतन कोश,
पाठ रतन कोश, रस रतन कोश, ये क्या है ये ध्यान रखें आप लोग। इनके संगीत राज के 5 भाग हैं साथियों आपके सामने। जरा आप उत्तर देख लेते हैं हम लोग। एक में हमारे पास में 2 आ रहा है साथियों, बी में हमारे पास में 3 आ रहा है, सी में हमारे पास 1 आ रहा है, डी में हमारे पास ये आ रहा है। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, वे ध्यान रखें आप लोग। तो महाराणा मंडन प्रधान शिल्पी था, ये ध्यान रखें आप लोग, और मूलतः गुजरात का रहने वाला था। ये रमाबाई महाराणा कुंभा की पुत्री थी, और ये संगीत की बहुत बड़ी विद्वान कहते हैं, जैसे हम विदुषी कहते हैं, तो इन्हें हम लोगों ने वागेश्वरी का नाम दिया है। विवाह हालांकि इनका गुजरात में हुआ था, लेकिन साथियों इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था वो जावर में किया था। जावर को उस जमाने में हम योगिनी भट्टनम कहते थे। क्या कहते थे? योगिनी भट्टनम जावर को कहा जाता था। ये ध्यान रखें, रमाबाई वहां रहा करती थी, ये महाराणा कुंभा की बेटी थी, ये ध्यान रखें आप लोग। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। तो मैं ये समझता हूं कि यहां से एग्जामिनर आपसे सवाल पूछेगा। हम ये नहीं कि नॉर्मल स्तर को लेकर चलें साथियों, स्तर हमें सभी प्रकार का रखना पड़ेगा, तभी हम लोग क्वेश्चन को हल कर पाएंगे और तभी हम लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। जोर आएगा मुझे मालूम है, ठीक है, जोर आता है तब हम अच्छा काम करते हैं तब। और ये जो पढ़ा रहे हैं हम लोग, इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हिमालय एजू हब का साथियों आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। क्लियर? हिमालय एजू हब का टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना है, तो ये पीडीएफ आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाके आप लोग बिल्कुल टेलीग्राम जुड़े। मंडन द्वारा निम्नलिखित किन पुस्तकों की रचना की थी? आपकी कौन कौन सी पुस्तक है साथियों, उनकी रचना मंडन के द्वारा की गई थी। मंडन कौन था यह आपको पहले पता होना चाहिए। महाराणा कुंभा का प्रधान शिल्पी था। शिल्पी का मतलब कारीगर। जो अधिकांश मंदिर बने हैं साथियों, अधिकांश आप लोगों के दुर्ग बने, उनके मंडन की ही देखरेख में बने। और ना केवल इस परिवार से मंडन था, बल्कि इनका भाई नाथा था जिन्होंने वास्तु मंदिर लिखी। इनका बेटा गोविंद था। गोविंद की मैंने आपको 3 रचनाएं करवाई हैं। गोविंद द्वार में आके कला करेगा तो उद्धार हो जाएगा, यानी द्वार दीपिका, कलानिधि और उद्धार धूर्णी, ये 3 रचनाएं हैं साथियों जो गोविंद द्वारा लिखी गई थी। यहां पे देखिए, राजवल्लभ, रूपावतार, देव मूर्ति प्रकरण और वास्तु सहार साथियों, ये चारों की चारों रचनाएं किसके हैं? मंडन। तो मंडन द्वारा निम्नलिखित किन पुस्तकों की रचना की गई? चारों की गई, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और कुंभा के ग्रंथ हम लोग पढ़ेंगे। कुंभा ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है वो संगीत राज माना गया है। और संगीत राज कितने भागों में विभाजित है? 5 भागों में, और 5 भागों का मैंने आप लोगों को नाम बताया है। देखिए आप लोग, विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। देखिए, और वन रक्षक 2022 का सवाल है, ये देखते जाइए आप लोग किस प्रकार से सवाल आपके एग्जाम में आ रहे हैं। पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ने के बाद ये भी चेक करते जाएंगे कि सवाल किस प्रकार से बनते हैं। कई बार हम अच्छा पढ़ लेते हैं, अच्छा हमें पढ़ा दिया जाता है, लेकिन हमें वाकई ये मालूम नहीं होता कि सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं उसको भी हम बराबर कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। जरा देखिए, विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों की बात कीजिए। तो पहले तो आपको ये बता दूं कि साथियों, ये जो महाराणा कुंभा है, कौन सा है? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा, ये देखिए, ये हमारे मेवाड़ के हैं। कहां के हैं? मेवाड़ के। मेवाड़ के जो शासक हैं उनका नाम महाराणा कुंभा है। और महाराणा कुंभा यहां मेवाड़ है, पास में मालवा पड़ता है। और मालवा के जो शासक हैं उनका नाम महमूद खिलजी है। और ये ध्यान रखें आप लोग साथियों, ये महमूद खिलजी भी 2 हुए हैं, इसका मतलब हमें पहला और सेकंड लगाना पड़ेगा मालवा में। तो महमूद खिलजी प्रथम है, वो कुंभा के समय है। और अगर महमूद खिलजी द्वितीय दे तो ध्यान रखना महाराणा सांगा के समय है। तो यहां पे महाराणा कुंभा और मालवा के महमूद खिलजी प्रथम के मध्य, कल बताऊंगा आप लोगों को। तो यहां पे एक युद्ध होता है और उस युद्ध का नाम है सहारनपुर का युद्ध। और सहारनपुर का युद्ध आप सभी पढ़ते हो, बताऊंगा आपको क्यों हुआ था 1437 में। और इस युद्ध में महाराणा कुंभा है जो विजय प्राप्त करता है। और इस विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने कहा कि ये तो मुझे भगवान विष्णु के आशीर्वाद से ये विजय प्राप्त हुई है, तो इन्होंने एक विजय स्तंभ बनवाया। भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए ध्यान रखना इसे विष्णु ध्वज गढ़ भी कहते हैं। साथियों, इनमें बहुत सारी मूर्तियां हैं, ये ध्यान रखें आप लोग, इसलिए इन्हें मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं। मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। तो विजय स्तंभ ये हमारा बनेगा। और विजय स्तंभ का जो काम चला था वो 1440 से लेके और 1448 तक साथियों इसका निर्माण हुआ था। ये 9 मंजिला है। और ध्यान रखें, विशेष बात यह है कि इसका निर्माण कुंभा ने करवाया, लेकिन ऊपर की जो मंजिल है 9वीं मंजिल, इस 9वीं मंजिल पर एक बार क्या हुआ कि साथियों आकाशीय बिजली गिर गई। और आकाशीय बिजली गिरने के कारण ये क्षतिग्रस्त हो गई। इसका मतलब विजय स्तंभ अपने मूल स्वरूप में नहीं है, विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल मूल स्वरूप में नहीं है।
ठीक है, बिल्कुल। हाँ ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, विजय स्तंभ, एक कला संस्कृति मिलेगा आप लोगों को, विजय स्तंभ वाला क्वेश्चन कल्चर मिले, कल्चरल नोट्स में मिलेगा आप लोगों को। तो आकाशीय बिजली गिर गई, तो विजय स्तंभ अपने मूल स्वरूप में नहीं है। मूल स्वरूप, स्वरूप का मतलब मेरा यहाँ पे स्वरूप सिंह का एक महाराणा था, स्वरूप सिंह का नाम का। तो ध्यान रखना, विजय स्तंभ का अगर आपसे पुनः निर्माण बात करें, कौन सी मंजिल की, 9वीं मंजिल की, तो ध्यान रखें आप लोग, महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया। याद कैसे करेंगे, विजय स्तंभ अपने मूल स्वरूप में नहीं है। तो बिल्कुल ये 9 मंजिला स्तंभ है और इसका मंडन इसका मुख्य वास्तुकार था। तो हमारे पास में ये ध्यान रखें आप लोग कि हमारे पास में दोनों कथन सही है। और विजय स्तंभ वो है जो राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। आप लोगों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें देखेंगे तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तकें हैं साथियों, उसमें ऊपर आप फोटो देखेंगे तो वो हमारे पास विजय स्तंभ है, भगवान विष्णु को समर्पित है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में है, ध्यान रखें आप लोग। और हम लोग आगे भी इसके बारे में बात करेंगे कि 9 मंजिल है। और ध्यान रखना, प्रत्येक मंजिल पर मूर्तियां है साथियों, ध्यान रखना 8वीं मंजिल पे मूर्ति नहीं है। और इसकी जो तीसरी मंजिल है, कौन सी मंजिल है विजय स्तंभ की, तीसरी मंजिल, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि इस मंजिल पर साथियों 9 बार, कितनी बार, 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। कितनी बार, 9 बार, 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। तो ध्यान रखें आप लोग, कितनी बार, 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। तो 8, तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द, 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है, 9वीं मंजिल पर आकाशीय बिजली गिर गई जिस कारण से 9वीं मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई और 9वीं मंजिल अपने मूल स्वरूप में नहीं है। इसका मूल स्वरूप में नहीं है, इसका मतलब इसका निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था साथियों, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं। पूरा हमारे एक्यूरेट 1 घंटे क्लास रखेंगे हम लोग, 9 बजे शुरू कर दिया करेंगे और 9 बजे से हम लोग 10 बजे तक चला करेंगे साथियों। आपको सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि है और ये विश्वास दिलाता हूं मैं आप लोगों को कि आप अच्छी जगह हो, सुरक्षित जगह हो। थोड़ा टाइम लग सकता है साथियों पहचान बनाने में, बिल्कुल एक दिन वो आएगा जहां आप लोग कामयाब भी होंगे। हम आपको एक सहारा देने वाले इंसान बनेंगे साथियों, एक दिशा दे सकते हैं, पढ़ना आपको है बिल्कुल, और उस दिशा देने में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आप सभी को शुभ रात्रि। ये पीडीएफ है वो आप साथियों टेलीग्राम का लिंक दे रखा है हिमालय एजुकेशन हब का, वहां आप लोग जाके इसको प्राप्त करें। आपका सुझाव आप जरूर दें, किस प्रकार का अध्ययन चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और क्लास को साथियों लाइक करके जाएं, अपने मित्रों को शेयर करके जाएं। एक टीचर के लिए यही हौसला होता है कि वो क्लासों को देख के ही साथियों, वो आपके लाइव को देख के क्लास में खड़ा रहता है। वो ध्यान रखें आप लोग। तो बिल्कुल आप लोग जहां भी पढ़े अपने टीचर को साथियों आप सपोर्ट दें, आपका दायित्व बनता है। बिल्कुल, धन्यवाद। राम राम साहब।